हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम और एसली पे, उसको देखने के बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम कुछ कॉमन डिजीज़ पे वीडियो बनाओ, जैसे डायबिटीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में डायबिटीज़ पूरा भी नहीं होगा, उसके लिए 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा और मैं बनाऊंगा वीडियो। अभी पहले मैं ऑटो इम्यून डिजीज़ पूरा कर लूँ, उसके बाद उस पे आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। डायबिटीज़ पे भी और भी कॉमन डिजीज़ जो हैं उन पे भी वीडियो बनाऊँगा। आज जो मैंने वीडियो बनाया है ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगा ये वीडियो। और ये वीडियो आर्थोपेडिक सर्जन्स, फिजिशियन और जो दूर दराज वाले पेरिफेरी में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, यूजी पीजी जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो, आखिर तक देखिएगा। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं वीडियो रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे नाम से लग रहा है कि इसमें अर्थराइटिस होती है। अर्थराइटिस के साथ ये और भी चीज़ें होती हैं, इसमें मल्टी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो पहले हम, लेकिन प्रोमिनेंट चीज़ इसकी अर्थराइटिस है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। पॉली अर्थराइटिस होता है, मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, पेरिफेरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब एक्सियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, पेरिफेरल जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी होती है और जॉइंट डिफॉर्मिटी भी होती है इसमें। जैसा हमने एसएलई में बताया था कि कोई जॉइंट डिफॉर्मिटी नहीं होती है, इसमें जॉइंट डिफॉर्मिटी भी होती है, डिसेबिलिटी भी होती है। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू परफॉर्म। और इसके साथ साथ इसमें सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तरफ जिस जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दूसरी साइड भी उसी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट भी होता है। और ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है इसका इंसिडेंस मतलब नंबर ऑफ न्यू केसेज 25 साल से 55 साल तक बढ़ते जाते हैं। नए नए केसेज मिलते जाते हैं, केसों की संख्या बढ़ती है। उसके बाद एक प्लेटाउ फेज आ जाता है। प्लेटाउ फेज का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यू केसेज लगभग बराबर रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं हैं। 75 साल के बाद इसका इंसिडेंस जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एक ख़ास बात है, प्रोलॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस ये होता है कि जॉइंट स्टिफ रहते हैं, सुबह उठने पे धीरे धीरे ईज आ जाती है, उसमें लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी चीज़ है, जॉइंट के साथ साथ जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे टेंडन है, बर्सा है। बर्सा क्या होती है? बर्सा एक फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं। ये बड़े बड़े जॉइंट के आसपास होते हैं और बिटवीन टेंडन एंड मसल, बिटवीन टेंडन एंड बोन, बिटवीन टेंडन एंड स्किन, मसल एंड स्किन, इनका काम होता है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराना। ये फ्रिक्शन को कम कर देते हैं बर्सी। इनिशियली जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसमें स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, हैंड और फीट के। और हैंड में मेनली जो है रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट
और पीआईपी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। डीआईपी जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इन्वॉल्व नहीं होता है, ये स्पेयर रहता है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो साथ में तो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में भी एक बात कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि जहाँ पे आर्थराइटिस होता है उसका मतलब जॉइंट का इन्फ्लामेशन, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट का इन्फ्लामेशन नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होता है, मेनली ड्यू टू वियर एंड टियर इंजरी, ओवरवेट होने की वजह से कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता है। तो ये समझ लीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का मिसनामर है। मिसनामर का मतलब है कि नाम से उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता चलती। जैसे किसी का नाम दरोगा सिंह हो और उसकी फैमिली में जो है दूर दूर तक कोई पुलिस में ना हो, तो इस तरह की चीज़ को मिसनामर कहते हैं। अब रोमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत सारी जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उनके पेक्यूलियर नाम्स हैं। जैसे ट्रिगर फिंगर एक चीज़ होती है। ट्रिगर फिंगर कब होती है? जो फ्लेक्सर मसल हैं हैंड की, उनके टेंडन में टीनोसिनोवाइटिस हो जाता है। टीनोसिनोवाइटिस का मतलब है जो टेंडन की सीथ है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हाथ की जो ग्रिप है वो भी कम हो जाती है। और लॉन्ग स्टैंडिंग केसेज में ट्रिगर फिंगर हो जाता है। ट्रिगर फिंगर का मतलब ये होता है कि फिंगर जो है मूवमेंट के बीच में इस तरह से स्टक हो जाती है, इसको ट्रिगर फिंगर कहते हैं। और दूसरा एक होता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी ये होती है कि जो पीआईपी जॉइंट है उसका हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। पीआईपी जॉइंट मतलब प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और जो डीआईपी जॉइंट है उसका फ्लेक्शन होता है। पीआईपी जॉइंट का एक्सटेंशन और डीआईपी जॉइंट का फ्लेक्शन, तो इसको लॉन्ग स्टैंडिंग केसेज में ये स्वान नेक की टाइप की हो जाती है, इसको स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। एक बॉटनियर्स डिफॉर्मिटी होती है। बॉटनियर डिफॉर्मिटी में क्या होता है? बॉटनियर जॉइंट मेनली कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है? फ्लेक्शन होता है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का, और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन होता है। मतलब स्वान नेक डिफॉर्मिटी जैसी होती है उसका उल्टा, इसको बॉटनियर जॉइंट कहते हैं। एक जेड लाइन डिफॉर्मिटी होती है। जेड लाइन डिफॉर्मिटी जो है थंब में होता है। थंब कुछ इस तरह का हो जाता है, जेड लाइन डिफॉर्मिटी इसको कहते हैं। ये क्या होता है? मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन होता है, और ये पीआईपी जॉइंट का एक्सटेंशन हो जाता है, तो एक जेड लाइन टाइप की बन जाती है, इसको कहते हैं जेड लाइन डिफॉर्मिटी। एक पियानो की डिफॉर्मिटी होती है। पियानो की डिफॉर्मिटी ये होती है कि जो डिस्टल अल्ना है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस मसल होती है उसकी टीनोसिनोवाइटिस हो जाती है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेज में जो अल्नर का स्टेलाइड है इसका जो है सबलक्सेशन हो जाता है। तो होता ये है कि जब हम अल्ना के स्टेलाइड प्रोसेस को दबाते हैं तो ये नीचे चला जाता है, और छोड़ने पे फिर ऊपर आ जाता है। जैसे उसकी पियानो की होती हैं। पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो है 82 के लगभग कीज होती हैं, उनको हम दबाते हैं, ऐसे ऐसे दबाते जाते हैं तो म्यूजिक बजती है, और जैसे की को दबा के छोड़ देते हैं तो की ऊपर आ जाती है। इसको पियानो की डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब है फुट में क्या होता है? फुट में क्या होता है सबसे ज़्यादा? जैसे इसमें मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है। और एंकल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मेटाटार्सल रीजन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे जो है पेस प्लेनो वेल्गस नाम की एक डिफॉर्मिटी हो जाती है। पेस प्लेनो
प्लैनस डिफॉर्मिटी इस टाइप की होती है कि जो ये आर्क हमारा दिख रहा है, ये फुट का आर्क दिख रहा है, ये आर्क ख़त्म हो जाता है, फ्लैट फुट हो जाता है, ये स्पेस नहीं रहता है फुट में, इसको फ्लैट फुट भी कहते हैं या पेस प्लेनो वैल्गस डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। वैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेरिफेरल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, लेकिन रेयरली अगर हो जाता है अटलांटो एक्सियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कंप्रेसिव माइलोपैथी होती है, न्यूरल डिजनरेशन होता है। कंप्रेसिव माइलोपैथी का मतलब है कि जो स्पाइन है वो दबती है, जिससे जो है पेन, डिजनेस, ये सब दिक्कतें होती हैं। अब ये तो हो गई आर्टिकुलर जो चीज़ें हैं जो जॉइंट में दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन बहुत सारे होते हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन डिजीज कोर्स में हो सकता है कि आगे चल के कभी हो जाए, और कभी कभी पहले ही आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होने से पहले ही एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो मैनिफेस्टेशन होता है वो कुछ चीज़ों से एसोसिएटेड होता है, सिगरेट स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है, और अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन होता है और फिर आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन होता है तो जॉइंट डिफॉर्मिटी बहुत जल्दी हो जाती है, जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाती है, और सिगरेट स्मोकिंग से ये रिलेटेड होता है। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम होते हैं वो होता है वेट लॉस होता है, फटीग होता है, फीवर होता है, मैलेज होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम का मतलब है कि नॉन स्पेसिफिक सिस्टमिक सिम्टम जो होते हैं उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम कहते हैं। यहाँ कानून की किताब से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब नोट्स होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, नोट निकलती हैं। नोट्स बहुत करैक्टरिस्टिक चीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। नोट्स जो है तब निकलती हैं जब डिजीज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, और 30 to 40% पेशेंट में रूमेटॉइड नोड्यूल्स निकलती हैं। ये जो है फर्म होती हैं और नॉन टेंडर होती हैं। फर्म का मतलब क्या है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। फर्म मतलब आप सॉफ्ट उसको कहते हैं जो आपके होठ की तरह होता है, सॉफ्ट, उसको सॉफ्ट कहते हैं। फर्म उसको कहते हैं जो आपकी नाक की तरह कंसिस्टेंसी होती है, और हार्ड उसको कहते हैं जो आपके माथे की तरह कंसिस्टेंसी होती है। तो ये फर्म होती है, नॉन टेंडर होती है, और अडहेरेंट होती है, जुड़ी रहती है पेरियास्टियम से, टेंडन से, बर्सा से, या कभी कभी पेरिकार्डियम से, पेरिटोनियम से या प्लूरा से भी जुड़ी हो सकती है। नोट के बाद आता है इसमें सेकेंडरी जागरण सिंड्रोम हो जाता है। सेकेंडरी जागरण सिंड्रोम में केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का होता है, जिसमें लक्राइमल ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो ड्राई आइज हो जाती हैं, आंसू नहीं निकलता है। जीरोस्टोमिया हो जाता है, जीरोस्टोमिया में स्लेवरिली ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लार नहीं बनती है। तो ये होता है सेकेंडरी जागरण सिंड्रोम। इसके अलावा जो है प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लूराइटिस हो जाती है। प्लूराइटिस जब होती है तो प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा, प्लूरल फ्रिक्शन रब नाम का एक साउंड होता है वो होता है, डिस्निया होता है, और प्लूरल इफ्यूजन भी हो जाता है। जो प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है वो डीप ब्रीदिंग करने से बढ़ता है, खांसने से, छींकने से बढ़ता है। बाकी और जो चेस्ट पेन होते हैं वो ब्रीदिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इस तरह प्लूरेटिक चेस्ट पेन को हम बाकी और चेस्ट पेन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और दूसरा है प्लूरल फ्रिक्शन रब। ये एक तरह का साउंड होता है, वो सिर्फ स्टेथो से सुनाई पड़ेगा, स्टेथो से। और ये साउंड निकलता है क्योंकि जो इन्फ्लेम्ड लेयर होती हैं उनकी
प्लूरा की, जो आपस में रगड़ती हैं तो जो साउंड निकलता है उसे कहते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब। ये इस तरह का साउंड होता है कि जैसे आप दो लेदर के वो ले लीजिए, लेदर के टुकड़े ले लीजिए, उनको आपस में रगड़िए तो जिस टाइप का साउंड निकलेगा उसी टाइप का साउंड होता है। ये तो हो गया जो प्लूरा में होता है। अब इसके साथ साथ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की डायग्नोसिस HRCT थोरैक्स करा के करते हैं। उसमें हनीकॉम्बिंग होती है, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस मिलती है, रेट्रिकुलो ग्रैनुलर पैटर्न मिलता है। PFT कराएंगे तो उसमें रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न आता है। वो पैटर्न एक पिकुलियर पैटर्न होता है, उसको कहते हैं विच हैट अपीयरेंस कहते हैं, विच हैट अपीयरेंस। वो जादूगरनी की जो टोपी होती है उस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है। और डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में। इसके बाद आते हैं कार्डियक मैनिफेस्टेशन। कार्डियक मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि कार्डियक मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ होती है वो पेरिकार्डाइटिस होती है। पेरिकार्डाइटिस के अलावा कार्डियोमायोपैथी भी हो सकता है। और रूमेटॉइड केसेज में मिट्रल रिगर्जिटेशन के केसेज नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा मिलते हैं। अब हेमाटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी होते हैं। हेमाटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, उसके साथ साथ प्लेटलेट बढ़ सकती हैं एज ए एक्यूट फेज रिएक्टेंट। एक्यूट फेज रिएक्टेंट क्या हैं? एक्यूट फेज रिएक्टेंट एक तरह के प्रोटीन हैं, मार्कर हैं। ये जब कोई इंजरी होती है, इन्फ्लामेशन होता है, ट्रामा होता है, इन्फेक्शन होता है तो ये बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वो होते हैं जिनका नंबर बढ़ जाता है और नेगेटिव वो होते हैं जिनका नंबर घट जाता है। जो बढ़ने वाले नंबर वाले हैं उसमें है जैसे ESR, CRP, प्रोकैल्सिटोनिन, फाइब्रिनोजिन के साथ साथ फेरेटिन के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है हम आगे बताएंगे। इसके अलावा जो नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट होते हैं उसमें जैसे एल्ब्यूमिन होता है, ट्रांसफेरिन होता है, प्रोथ्रम्बिन होता है। अब इसके अलावा वैस्कुलाइटिस होती है। वैस्कुलाइटिस बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग केसेज में होती है और जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है और कॉम्प्लीमेंट की संख्या कम होती है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक तरह का प्रोटीन है जो लीवर प्रोड्यूस करता है और ये जो है इनेट इम्यूनिटी बनाते हैं। ये बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम है। ये तुरंत काम करता है, रैपिडली एक्शन करता है जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है। ये स्पेसिफिक नहीं होता है, प्रायर एक्सपोजर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जो भी आएगा उसको चेक करेगा। ये बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम होता है। वैस्कुलाइटिस में और क्या होते हैं? वैस्कुलाइटिस में पिटिकी हो सकता है, परप्यूरा दिख सकता है स्किन में। पिटिकी, परप्यूरा, इकाइमोसिस, इसमें डिफरेंस होना चाहिए। पिटिकी कहते हैं अगर 3 मिलीमीटर तक का है जो लेजन है तो उसे पिटिकी कहते हैं, और 3 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक का है तो उसे परप्यूरा कहते हैं। 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो इकाइमोसिस कहते हैं। इकाइमोसिस नहीं होता है, इसमें पिटिकी होता है, परप्यूरा होता है। डिजिटल गैंग्रीन हो जाती है, डिजिटल इन्फेक्शन हो जाता है। लॉन्ग स्टैंडिंग केसेज में लेग में पेनफुल अल्सर्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैप्लान सिंड्रोम होता है। कैप्लान सिंड्रोम में क्या होता है? न्यूमोकोनियोसिस के साथ रूमेटॉइड नड्यूल हों तो उन्हें कैप्लान सिंड्रोम कहते हैं। कैप्लान सिंड्रोम में न्यूमोकोनियोसिस होती है। न्यूमोकोनियोसिस एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है जो गिट्टियाँ तोड़ते हैं लोग, पत्थर तोड़ते हैं, उनमें सिलिकोसिस होता है। सिलिकोसिस के केसेज
इलाहाबाद में मिलते हैं, मेजा CSC में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको सिलिकोसिस के केसेस मिलेंगे, क्योंकि मेजा के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं उनमें क्रशर वगैरह हैं, वहाँ पत्थर तोड़े जाते हैं तो सिलिकोसिस हो जाती है मज़दूरों को, बेचारों को। एस्बेस्टोसिस एक बीमारी होती है। एस्बेस्टोसिस उनको होती है जो शिप में काम करते हैं, क्योंकि उसमें जो है एस्बेस्टॉस के वो लगे रहते हैं, सीट्स लगी रहती हैं। और इसके साथ साथ बिजिनोसिस होता है। बिजिनोसिस होता है जो कपास के खेतों में काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनको हो जाता है। बैगेसोसिस होती है। बैगेसोसिस उनको होती है जो ईंख के खेतों में काम करते हैं, केन शुगर के खेतों में काम करते हैं, उनको जो है बैगेसोसिस होती है। तो कैप्लान सिंड्रोम क्या है? कैप्लान सिंड्रोम कॉम्बिनेशन है न्यूमोकोनियोसिस और उसका रूमेटॉइड नोड्यूल का। दूसरी चीज़ होती है फेल्टी सिंड्रोम होता है। फेल्टी सिंड्रोम क्या होता है? फेल्टी सिंड्रोम में ट्रायड होता है, स्प्लेनोमेगैली होती है, न्यूट्रोपेनिया होता है और रूमेटॉइड नोड्यूल होते हैं। लिम्फोमा के केसेस भी 2 to 4 फोल्ड बढ़ जाते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। मतलब लिम्फोमा ज़्यादा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, और जो हिस्टोलॉजिकल टाइप प्रीडोमिनेंट है वो बी लार्ज सेल लिम्फोमा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेज में। अब तो ये सब हो गए इनके क्लिनिकल फीचर। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे डायग्नोस करते हैं और कैसे इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का अर्ली डिटेक्शन ऑफ पेशेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी एंड यूरोपियन लीग अगेंस्ट रूमेटिक डिजीज़ ने एक क्राइटेरिया बनाया जिसे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में ये ESR, CRP, रूमेटॉइड फैक्टर, NTCCP, नंबर ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट और ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कंसीडर करते हैं। इसके बेसिस पे टोटल 6 नंबर होते हैं और जिस पेशेंट के टोटल 10 नंबर होते हैं और जिस पेशेंट के 6 या उससे ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि इनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेफिनेटली है और उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है कैसे किया गया है, ये क्लासिफिकेशन हैरिसन में एक टेबल दी गई है, उसको याद करना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें नंबर ऑफ़ जॉइंट। नंबर ऑफ़ जॉइंट पे कैसे नंबर देते हैं? अगर एक लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसको कोई नंबर नहीं देते हैं। 2 से 10 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व हैं तो उस पर 1 नंबर देते हैं। अगर 1 से 3 स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो उसको 2 नंबर देते हैं। 4 से 10 स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो उसको जो है 3 नंबर देते हैं। अगर 10 से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व हैं और उसमें एक स्मॉल जॉइंट का भी इन्वॉल्वमेंट है तो हम 5 नंबर देते हैं। अगर ESR और CRP पॉजिटिव हैं, एक्यूट फेज रिएक्टेंट जो होते हैं, तो 1 नंबर देते हैं। अगर ESR CRP नेगेटिव हैं तो 0 नंबर देते हैं। अब कुछ जो सीरोलॉजिकल मार्कर होते हैं जैसे RA फैक्टर और NTCCP। RA फैक्टर और NTCCP का लेवल जो है टाइटर कम है तो 0 नंबर देते हैं। अगर RA फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर और NTCCP का टाइटर मॉडरेटली इंक्रीज्ड है, मतलब जो हायर नॉर्मल लेवल है उससे 3 गुना या उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम उनको देते हैं 2 नंबर। लेकिन अगर टाइटर बहुत ज़्यादा है NTCCP और रूमेटॉइड फैक्टर का, मतलब उनका टाइटर अपर नॉर्मल के 3 गुने से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम 3 नंबर देते हैं। अगर इलनेस जो है 6 वीक से कम की है तो उसको 0 नंबर देते हैं। 6 वीक से ज़्यादा की है तो उसको 1 नंबर देते हैं।
अब टोटल काउंट करते हैं, अगर 6 से ज़्यादा आता है तो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं कि डेफिनेटली रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो चीज़ ये है कि एंटी CCP जो होता है, एंटी सेट्रुलिनेटेड पेप्टाइड जो होता है, इसकी सेंसिटिविटी बराबर होती है जैसे रूमेटॉइड फैक्टर की होती है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंटी CCP बहुत स्पेसिफिक मार्कर है। और दूसरी चीज़, हम इस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में रूमेटॉइड नोड्यूल और जो रेडियोग्राफिक जॉइंट डिस्ट्रक्शन होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये फाइंडिंग जो है लेट आती हैं। और हमने ये जो क्राइटेरिया बनाया है ये अर्ली डिटेक्शन के लिए, केसेस के अर्ली डिटेक्शन के लिए बनाया हुआ है। तो ये तो हो गई इनकी कैसे डिटेक्ट करते हैं केसेस को, कैसे जो है क्या क्लिनिकल फीचर हो गए। अब आते हैं कि जो और इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें क्या फाइंडिंग मिलती है। जैसे अगर हम सिनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेज में, तो उसमें इन्फ्लामेटरी पिक्चर दिखाई देती है। उसमें WBC बहुत बड़ा होता है। WBC की संख्या जो है 5000 से लेके 50,000 पर माइक्रोलीटर तक होती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में WBC कम होता है क्योंकि वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं होता है। उसमें WBC की संख्या जो है लगभग 2000 पर माइक्रोलीटर तक होती है। ये तो सिनोवियल फ्लूइड में देखते हैं हम। अगर एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में क्या दिखता है? एक्सरे में सबसे पहली चीज़ जो दिखती है वो पेरिऑस्टियल ऑस्टियोपेनिया दिखती है, और सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग दिखाई पड़ती है। सबकॉन्ट्रल इरोजन होता है बोन का। सबकॉन्ट्रल मतलब कार्टिलेज के नीचे बोन का इरोजन होता है। ये चीज़ें होती है। और लॉन्ग स्टैंडिज केसेज में जॉइंट का सबलक्सेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। सबलक्सेशन का क्या मतलब है? सबलक्सेशन का मतलब है कि पार्शियल और इनकम्प्लीट जॉइंट डिसलोकेशन, मतलब कुछ अलाइनमेंट बचा रहता है लेकिन पार्शियल और इनकम्प्लीट जॉइंट डिसलोकेशन हो जाता है, इसे सबलक्सेशन कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम MRI कराएं जॉइंट का, तो MRI में हमें क्या दिखाई देगा? MRI में जो इफ्यूजन होता है वो बहुत प्रिसीजली दिखाई देता है, जॉइंट इफ्यूजन। और इसके साथ जो बोन में चेंजेज होते हैं या बोन मैरो में जो चेंजेज होते हैं वो MRI में हमें दिख जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी में सिनोवाइटिस बहुत रिलायबल तरीके से दिखता है और जॉइंट डैमेज वगैरह दिखेंगे। इसके साथ साथ जॉइंट में वैस्कुलरिटी बढ़ी रहती है। वैस्कुलरिटी बढ़ी रहती है, ये हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है। वैस्कुलरिटी इसलिए बढ़ी रहती है कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है। अब ये चीज़ें हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गए। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि डिजीज़ एक्टिविटी कैसी है। डिजीज़ एक्टिविटी को हम पहले असेस करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। डिजीज़ एक्टिविटी के लेवल को कैसे असेस करते हैं? हम डिजीज़ एक्टिविटी लेवल को असेस करते हैं कि कितने जॉइंट में टेंडर है, कितने जॉइंट इन्फ्लेम्ड हैं, और पेन स्कोरिंग क्या है, पेशेंट अपने सिम्टम को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, कितना सीवियर मान रहा है, और फिजिशियन उसकी सीवियरिटी को कैसे बता रहा है। और इसके लिए बहुत सारे स्कोरिंग सिस्टम हैं, जैसे एक ACR है, ACR का अपना सिस्टम है, एक डैश है, डिजीज़ एक्टिविटी स्कोरिंग, एक SDAI है,
SDAI का मतलब है सिंप्लीफाइड डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स है। एक CDAI है, CDAI है का उसका मतलब है कि क्लिनिकल डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स। तो जब हम असेस कर लेते हैं उसके बाद हम इनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट मेनली मेडिसिन्स हैं। अब मेडिसिन जो मेनली हैं वो मेडिसिन 3 तरह की हैं। 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं मेडिसिन को, तीन डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिवीज़न है कि एनसेड और ग्लूकोकार्टिकॉइड। दूसरा डिवीज़न है कन्वेंशनल DMARD। DMARD का मतलब है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग। तीसरा है कि बायोलॉजिक DMARD। बायोलॉजिक का मतलब है बायोलॉजिक मेडिसिन जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं या उसके कंपोनेंट से बनाते हैं। ये कोई सेल हो सकता है, DNA हो सकता है, या जो है कोई प्रोटीन हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं पहले एनसेड। एनसेड सभी लोग जानते हैं। एनसेड का मतलब है जैसे पैरासीटामॉल हो गया, निमोसलाइड हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, एसिक्लोफिनैक, ये सब जो है डिक्लोफिनैक, ये सब एनसेड हैं। ये सिम्टोमेटिकली काम करती हैं और हम इसको एक एडजेक्टिव थेरेपी की तरह यूज करते हैं सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए। जब कोई और मेजर जो है नहीं रहता हमारे पास सिम्टम कम करने के लिए, तब इसको देते हैं। और इनका प्रोलॉन्ग यूज नहीं करते हैं, क्रोनिक यूज नहीं करते हैं, नहीं तो क्योंकि ये गैस्ट्राइटिस कराती हैं, पेप्टिक अल्सर कराती हैं, रीनल डिसफंक्शन भी कराती हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा नहीं देते। तभी देते हैं जब जो है हमें सिम्टम कम करने के लिए और कोई वो नहीं मिलता है, कोई और मेडिसिन नहीं मिलती है। इसके बाद आता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टिकॉइड बहुत इम्पॉर्टेंट दवा है इसके रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में। ग्लूकोकार्टिकॉइड को हम बहुत तरह से यूज करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी ठीक करने में। पहली चीज़ तो ये है कि जो डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स हैं उनको एक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उनको लगता है लगभग 6 to 12 वीक इफ़ेक्टिविटी आने में उनकी। तो इस दौरान हम ग्लूकोकार्टिकॉइड लो डोज में या मॉडरेट डोज में देते हैं, जिससे जो है पेशेंट को रिलीफ मिलता है। दूसरा जो है मान लीजिए DMARD हम दे रहे हैं, लेकिन जो है हम जो अचीव करना चाहते हैं गोल, रिमिशन या जो है मिनिमल डिजीज एक्टिविटी, वो नहीं हो रही है DMARD अकेले से। तो हम जो है लो डोज में ग्लूकोकार्टिकॉइड भी ऐड कर देते हैं, लो डोज जैसे 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है तो ग्लूकोकार्टिकॉइड की हाई डोज हमें देनी पड़ती है, तब हम ग्लूकोकार्टिकॉइड प्रेडनिसोलोन की हाई डोज देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 ही 2 जॉइंट इन्वॉल्व हैं, उनमें पेन हो रहा है, उनमें अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड, तो हम इंजेक्शन भी देते हैं मॉडरेटली एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड का, जैसे ट्राइएमसिनोलोन एसीटेट का इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रालेजनल लेजर में ही लगा देते हैं, तो उससे रिलीफ मिलता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिया जा सकता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट इसका ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर हम किसी पेशेंट को लो डोज ग्लूकोकार्टिकॉइड भी दे रहे हैं और 3 महीने से ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम उसको बिसफॉस्फोनेट ऐड करेंगे। बिसफॉस्फोनेट क्या करता है? बिसफॉस्फोनेट जो ऑस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड जो बोन का रिसॉर्प्शन होता है उसको चेक करती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को कम करती हैं, तो हम उसको बिसफॉस्फोनेट ऐड कर देते हैं। तो ये तो हो गया ग्लूकोकार्टिकॉइड। अब हम आते हैं जो हमारी मेन दवाई है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, जिसको हम कहते हैं DMARD। अब ये DMARD 2 तरह की है, एक कन्वेंशनल है
एक बायोलॉजिक है। तो जो कन्वेंशनल थेरेपी है उसमें जो है दवाइयाँ हैं 4, लेफ्लुनामाइड, सल्फासलाजिन, मिथोट्रेक्जेट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो इन दवाइयों को हम अकेले भी दे सकते हैं या कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, लेकिन इनकी इफ़ेक्टिविटी शुरू होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 6 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। इसमें जो मिथोट्रेक्जेट दवा है ये जो है DMARD ऑफ चॉइस है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। जितने भी कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ हैं उसमें मिथोट्रेक्जेट एंकर का रोल करती है। मिथोट्रेक्जेट जो है मेन दवाई है। मिथोट्रेक्जेट लेकिन बोन सप्रेशन करती है, बोन मैरो सप्रेशन करती है, इसलिए जब भी हम मिथोट्रेक्जेट देते हैं उसके साथ फोलिक एसिड भी देते हैं। दूसरी दवाई है लेफ्लुनामाइड। लेफ्लुनामाइड की एफिकेसी तो लगभग बराबर है मिथोट्रेक्जेट जैसी, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है और डिलेड एक्ट करती है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, बोन मैरो सप्रेशन ये सब करती है, इसलिए मिथोट्रेक्जेट को हम लोग प्रेफर करते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है, जो माइल्ड टाइप के रूमेटॉइड अर्थराइटिस होते हैं उसमें यूज करते हैं और एडजक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है रेटिनल डैमेज, रेटिना को डैमेज करती है ये दवाई। और लास्टली है सल्फासलाजिन। सल्फासलाजिन सिम्टम कम करती है हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में। सल्फासलाजिन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो है हीमोलिटिक एनीमिया कराता है और ग्रैनुलोसाइटोपिनिया कराता है। अब हम आते हैं बायोलॉजिक्स पे। बायोलॉजिक कैसे काम करती हैं? बायोलॉजिक काम करती हैं साइटोकाइन को इनहिबिट करती हैं और सेल सरफेस मॉलिक्यूल पे एक्ट करती हैं। साइटोकाइंस क्या हैं? साइटोकाइंस हैं जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स इनको प्रोड्यूस करती हैं। ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं। इम्यून सेल जैसे मैक्रोफेजेज या टी सेल इनको प्रोड्यूस करती हैं, इन्फ्लामेशन के मीडिएटर हैं ये। और सेल सरफेस मॉलिक्यूल प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन पे, या ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो सेल एडिशन और माइग्रेशन में काम करता है, तो इस पे एक्ट करती हैं। अब एक चीज़ है TNF। TNF का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। TNF अल्फ़ा जो है बहुत की रोल प्ले करता है जॉइंट के इन्फ्लामेशन में। तो बहुत सारे TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स भी होते हैं जैसे एबाटासेप्ट और टोस्लीजुमैब, रिटुक्सीमैब। इनके अलावा जो दवाइयाँ हैं एडालीम्यूमैब, गोलीम्यूमैब, इन्फ्लिक्सीमैब और एक दवाई है इटेनरसेप्ट और सर्टोलीजुमैब भी एक दवा है। ये सब दवाइयाँ जो है मिथोट्रेक्जेट के साथ अगर दी जाती हैं तो पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। ये दवाइयाँ अकेले भी दी जा सकती हैं या मिथोट्रेक्जेट के साथ भी दी जा सकती हैं। जो दवाइयाँ अकेले दी जा सकती हैं उनमें है सर्टोलीजुमैब जो है पेगिलेटेड सर्टोलीजुमैब होता है, और इसके साथ एडालीम्यूमैब, गोलीम्यूमैब, इटेनरसेप्ट, ये सब दवाइयाँ सिंगली भी दी जा सकती हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। ये दवाइयाँ जो है जो पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं उनको नहीं दी जा सकती, CHF के पेशेंट में नहीं दी जा सकती हैं। ये दवाइयाँ जो है जो लैटेंट TB है उसको एक्टिव TB में बदल सकती हैं। इसलिए अगर किसी को बायोलॉजिक दी जा रही हैं किसी भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को, तो पहले उसका जो है TB का स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है कि इसको लैटेंट TB तो नहीं है। स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं। एक होता है मांटूस टेस्ट। मांटूस टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि या तो पेशेंट को BCG का वैक्सीन लगा है, या पेशेंट को लैटेंट TB है, या पेशेंट को TB है। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको ईग्रा इंटरफेरॉन टेस्ट कहते हैं, और
टीबी गोल्ड टेस्ट भी उसको कहते हैं। अगर टीबी गोल्ड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो या तो लेटेंट टीबी हो सकती है या ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। बीसीजी वैक्सीनेशन से इसकी पॉजिटिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत लोग जो है आजकल देखते हैं कि पेरिफेरी में टीबी गोल्ड कराते हैं, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ट्यूबरकुलोसिस की दवा शुरू कर देते हैं। एक पेशेंट मेरे पास ऐसी आई थी जिसका टीबी गोल्ड पॉजिटिव था। उसको गायनेकोलॉजिस्ट मैडम ने कहा था कि डॉक्टर साहब के पास जाइए और टीबी की दवा खाइए। उसको जो है वो था एक्जिला में एक लेजन था, तो मैडम को लगा कि ये जो है लिम्फेडिनोपैथी है, लेकिन मैंने उसको टीबी की दवा ना शुरू करके उसका मैंने जो है वो कराया, एफएनएसी कराई, तो वो लाइपोमा निकला। तो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, कंफर्म करा लेना चाहिए लेटेंट टीबी है कि टीबी है, इसमें डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए। हाँ, लेटेंट टीबी में भी आप टीबी की मेडिसिन चला सकते हैं अगर बहुत रिस्क है कि इसकी टीबी जो है आगे लेटेंट टीबी में बदलने वाली है। उसके बहुत सारे रिस्क हैं, रिस्क फैक्टर हैं, वो हम जब टीबी का वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये तो हो गए बायोलॉजिक। बायोलॉजिक में एक और ड्रग आजकल हम यूज करते हैं, उसका नाम है टोफासिटिनिब। टोफासिटिनिब मैंने रोमेटाइड अर्थराइटिस में तो अभी नहीं यूज किया है, लेकिन एमएसएन कंपनी की एक टोफाडोज नाम की दवा आ रही है, उसका हम ऑस्टियो अर्थराइटिस में यूज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, क्रिएटिनिन बढ़ाती है, लिपिड लेवल बढ़ा देती है और इन्फेक्शन को भी बढ़ा देती हैं। तो अभी उसका बहुत कायदे से यूज करना है, सोच समझ के। और ये सारी जो दवाइयाँ हैं, ये सारा जो इलाज है, इसका मकसद ये होता है कि या तो डिजीज़ का रिमिशन हो जाए या डिजीज़ एक्टिविटी कम से कम हो जाए। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बने हैं कि हम कब कहेंगे कि डिजीज़ का रिमिशन हो गया। तो इसके लिए जो है ACR और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी और यूरोपियन लीग ऑफ अगेंस्ट रोमेटोलॉजी ने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं। वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि इसको रिमिशन हो गया। वो क्राइटेरिया ये हैं कि जो स्वॉलन जॉइंट हैं वो 1 हो या उससे कम हो, टेंडर जॉइंट 1 हो या उससे कम हो, मतलब 0 हो, और जो ACR क्राइटेरिया हम लोग क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया हैं उसमें जो है पेशेंट का स्कोर 0 हो या 1 हो, और जो SDAI है, SDAI का मतलब है सिंप्लीफाइड डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स, वो लेस दैन 3.3, तो हम कहेंगे कि डिजीज़ का रिमिशन हो गया। और यही हमारा जो है ट्रीटमेंट का यही मकसद है। अब रोमेटाइड अर्थराइटिस हमारे ख्याल से ख़त्म हो गया। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, और जिन लोगों को कोई टर्म ज़्यादा ऐसा लगे कि ये टर्म हमारी समझ में नहीं आया है या ये चीज़ समझ में नहीं आई है, वो कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखिए, हमें लगता है कि आपके काफ़ी काम आएगा, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसी। थैंक यू, फिर मिलेंगे।